have already introduced me to all of you. So we are going to discuss about assessment for learning. That is in your B.Ed second year paper, and it is of Unit 2. And the topic, the pointer is second pointer or third pointer. It is okay. Assessment for of learning, tools of for evaluation. ऑब्जर्वेशन टूल करेंगे आज हम, इंटरव्यू टूल करेंगे, क्वेश्चनर, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड. So, sir, please play the presentation that I have forwarded you. सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आपने असेसमेंट पहले भी करा हुआ है, यूनिट 1 में भी पढ़ चुके हैं. अब पेपर का नाम ही असेसमेंट फॉर लर्निंग है, तो आप असेसमेंट से क्या समझते हैं? What do you mean by the term assessment? Okay, so no answers. Assessment versus evaluation. The second slide. The word assessment and evaluation. तो सबसे पहले हम करेंगे कि ये word assessment क्या होता है और साथ ही साथ evaluation क्या होता है, क्योंकि दो word हम काफी बार confuse कर जाते हैं कि ये assessment भी same ही है, ये भी measure ही करता है और evaluation भी measure करता है. बट इसमें जो हम करते हैं कि ये टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन हमने करना है आज, और असेसमेंट का हमने पहले भी करा हुआ है कि कई टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट. तो ये इवैल्यूएशन क्या चीज होती है, ठीक है? तो वर्ड असेसमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. ये क्या करता है? ये एक प्रोसेस है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके रिगार्डिंग? लर्नर्स की प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, कि लर्नर ने कितनी प्रोग्रेस करी है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या एक पर्टिकुलर टॉपिक में, उसकी अचीवमेंट क्या हुई है, उसने कितनी, हमने क्या टॉपिक पढ़ाया है, उसको कितना कंटेंट पढ़ाया है और उसने वो अचीव कितना करा हुआ है, चाहे वो एक क्लास के बाद भी क्यों ना हो. ओके, व्हेन आई आस्क समवन क्वेश्चंस, अगर मैंने क्लास में एक क्वेश्चन भी पूछा किसी बच्चे से अपना टॉपिक खत्म होने के बाद और वो आंसर दे पा रहा है, कितना दे पा रहा है, तो मैंने उससे क्या करा, उससे उसकी प्रोग्रेस को चेक करा कि उसकी लर्नर की प्रोग्रेस कितनी हुई है ओवर अ स्पेसिफिक कंटेंट और अ टॉपिक. ओके, so it is the process of collecting information or evidence, as you can see on your screen, of a learner's progress and achievement over a period of time in order to improve teaching and learning. अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए है असेसमेंट का? हम बात करते हैं कि हमने तो मेजर कर लिया कि बच्चे की लर्नर की प्रोग्रेस कितना हुई, बट हमने क्यों करा? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टर्म असेसमेंट? ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम उसकी प्रोग्रेस को चेक करें, किस लिए? कि ताकि हम उसकी लर्निंग को भी इम्प्रूव कर सके और साथ ही साथ अपनी टीचिंग को भी इम्प्रूव कर सके. ओके, इट इज नॉट particularly for a student. Okay, it is also beneficial for all the teachers. जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, ये दोनों चीजों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों टीचिंग एंड लर्निंग के लिए बेनिफिशियल होता है. ओके, अब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं कि असेसमेंट हमने समझ लिया क्या होता है, ये लर्नर्स की प्रोग्रेस को चेक करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, कि ताकि हम टीचिंग को भी इम्प्रूव कर सके और साथ ही साथ लर्निंग को भी इम्प्रूव कर सके. Now the second word is evaluation. बहुत कंफ्यूजिंग है, दोनों सिमिलर ही नजर आते हैं, दोनों मेजर ही करते हैं, बट इवैल्यूएशन कैसे डिफर करता है असेसमेंट से? So the evaluation can be defined as a systematic process by which the worth or value of something is judged. हमने ऊपर करा था कि उसकी लर्नर्स की प्रोग्रेस हमने चेक करी, बट किस टर्म में? हमने ओरली उससे क्वेश्चंस पूछे, हमें क्वालिटेटिव टर्म्स में आंसर मिला. बट इवैल्यूएशन में क्या होता है, जब हम उसको, उसकी लर्नर को प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते हैं, तो हम उसे एक क्वांटिटेटिव टर्म में इवैल्यूएट करते हैं ताकि हमें उसकी वर्थ और वैल्यू पता चल पाए. ठीक है, अब कैसे होती है इवैल्यूएशन? इसका एग्जांपल क्या है असेसमेंट का? तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि हमने एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस करा बच्चों से, तो मेरे को पता लग गया उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी लर्निंग हुई. ठीक है, बट हम इवैल्यूएशन को कैसे करेंगे कि इवैल्यूएशन, हमने एक टेस्ट लिया, ठीक है, अब हमारा सबमिटिव असेसमेंट होता है, एसए और एफए होता है. ठीक है, लास्ट में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, वो आंसर्स लिखता है, हम उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं? मार्क्स, राइट? तो वो मार्क्स होता है इवैल्यूएशन, कि मैंने उसकी लर्नर की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करा और उसके रिजल्ट में मैंने उसको एक क्वांटिटेटिव मार्क्स दिए. ठीक है, क्वांटिटेटिव मीन्स इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी.
इन द टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, मैंने उसको एक नंबर प्रोवाइड करा, उसको मार्क्स प्रोवाइड करे, किस चीज के लिए, उसकी लर्नर की प्रोग्रेस के लिए। ओके, अब हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन किस किस पार्ट में करते हैं? Why do we use assessment and evaluation and over the which specific content and which specific area? तो हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन लर्नर्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कर सकते हैं। सेकेंड हम क्या है कि हम इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स की चेक करने के लिए कर सकते हैं कि टीचर्स कितना, हाउ इफेक्टिवली द टीचर्स टीच इन द क्लास, राइट, कि मैं कितना अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, मेरी मास्टरी ओवर द कंटेंट कितनी है, ठीक है, कि क्योंकि जब तक लर्नर की प्रोग्रेस नहीं होती तो हम क्या रिजल्ट, उसको क्या उसका मतलब क्या निकाल सकते हैं कि टीचर ने इस टॉपिक को सही से नहीं पढ़ाया, ठीक है, तभी तो लर्नर का प्रोग्रेस नहीं हुई। तो हम अपनी इफेक्टिवनेस को भी चेक करने के लिए कर सकते हैं, जैसे हमने असेसमेंट में बोला था कि इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग, हम लर्निंग को भी इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ टीचिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। So it is used to assess the performance of learners and effectiveness of teachers and also the quality of program. अब quality of program से हम क्या समझते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की हम क्वालिटी चेक करें? No. अब हम प्रोग्राम से ये समझते हैं कोई भी एक NEP आया, मान लीजिए आपका NEP 2020 आया है, हमने उसको कितनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा है अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूशन में। It is also used, assessment and evaluation is also used to check the क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, किसी भी चीज, किसी भी प्रोग्राम की क्वालिटी चेक करने के लिए हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन को यूज करते हैं, राइट। नाउ द फोर्थ टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। हमने बात कर ली कि असेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इवैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या होती है और इसका स्पेसिफिक एरिया क्या होता है, ठीक है। अब हम करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस मैंने पहले ही बताया था आपको कि असेसमेंट क्वालिटेटिव टर्म्स में होता है एंड इवैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव टर्म्स, कि है उसको एक क्वांटिटी प्रोवाइड करता है किसी भी लर्नर की प्रोग्रेस को, राइट। तो फर्स्ट इज असेसमेंट इज डन टू डिटरमाइन द करंट लेवल। अब हम करंट लेवल को डिटरमाइन करने के लिए असेसमेंट यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक अपने लर्नर को टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद मैंने क्या करा, उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो यानी मैंने करंट लेवल पे पूछा कि अभी पढ़ा के मैंने तुरंत उसका असेस करा, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई। और इवैल्यूएशन का मैंने आपको क्या कहा था, जैसे कि हम ऐसे लेते हैं, एफए और ऐसे होते हैं स्कूल्स में, ऐसे लिया जो हमें वो क्या होता है, एंड टर्म होता है, राइट। तो उसको क्या हुआ, करंट लेवल कंपेयर्ड विद प्रीवियस लेवल, कि उसने पहले कितनी प्रोग्रेस थी और राइट नाउ उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। Second point is assessment is exploratory in nature. Exploratory means it explores several areas. उसके हम बिहेवियर को भी जज कर सकते हैं असेसमेंट से, उसकी प्रोग्रेस को भी जज कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए भी जज कर सकते हैं। और इवैल्यूएशन क्या होता है, कंफर्मेटरी इन नेचर, यानी हम एक कंफर्म करते हैं कि इतने ही मार्क्स है, इतने ही टर्म्स में हम इसको चेक कर सकते हैं। थर्ड क्या है, कलेक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। असेसमेंट क्या करता है, कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है डेटा को। हमने स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज लिए, अब मैं उसको एनालाइज करूंगी, ठीक है इसकी इतनी प्रोग्रेस हुई है इस लर्नर की। और इवैल्यूएशन क्या करता है, एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जजमेंट, वो करता है कि हाँ उसके जजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक इस बच्चे ने 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करे, तो ये क्या है, ये पास है, हमने इसको जज करा कि ओके ये पास है, एवरेज है स्टूडेंट की, हमने जज कर दिया इसको, एक एवरेज कमेंट पास कर दिया इसके ऊपर। अब असेसमेंट क्या होता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। लाइक हम हमेशा अपने लर्नर्स की प्रोग्रेस को चेक करते हैं। हाँ, हमने कुछ टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद हमने उसको चेक करा लर्नर की प्रोग्रेस कितनी हुई है उस स्पेसिफिक टॉपिक में। और ये समेटिव प्रोसेस है, समेटिव मतलब एंड टर्म, ठीक है, एंड प्रोडक्ट। द वर्ड समेटिव मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कंटेंट और अ टॉपिक, ठीक है, कि ये एंड प्रोडक्ट है हमारा, हम लास्ट में ही चेक करते हैं इसको। और जो असेसमेंट है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, एक प्रोसेस चलता रहता है, लाइक टीचिंग, उसके बाद लर्निंग, देन फीडबैक, राइट, कि मैंने पहले टीच करा, बच्चों ने लर्न करा, उसके बाद मैंने फीडबैक लिया। और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, जैसे मैंने आपको बताया ये एंड टर्म है, यानी आखिर में ये सब हमें रिजल्ट देने के लिए ही यूज होता है इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक है, डायग्नोस्टिक इन द वे कि हम
लर्नर की प्रोग्रेस को चेक करेंगे, देन हम उसको ट्रीट करने के लिए कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कोई ना और मेथड यूज करते हैं अपनी क्लासरूम में ताकि हम उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। और जो इवैल्यूएशन होता है वो जजमेंटल होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि हम एक उसको जज करते हैं कि ये बच्चा एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है, ठीक है। असेसमेंट हमारा फ्लेक्सिबल होता है, हम काफी सारे मेथड यूज कर सकते हैं असेसमेंट में, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे हमने ओरली ले लिया, रिटन ले लिया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लिए, ठीक है। और ये फिक्स्ड होता है, लाइक हमें तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही चाहिए समेटिव असेसमेंट, तब तो हम ओरली एग्जाम नहीं ले सकते किसी भी बच्चे का। और जो असेसमेंट होता है वो कॉपरेटिव होता है एंड इवैल्यूएशन इज कॉम्पिटेटिव। कॉपरेटिव मतलब बच्चों की तरफ से बहुत आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, जब भी आप उनसे क्वेश्चंस करोगे, आप किसी टॉपिक को पढ़ाया है तो आपको रिस्पॉन्सेज अच्छे ही मिलेंगे, वो कॉपरेट करेंगे आपके साथ। और जो इवैल्यूएशन होता है वो उसमें एक कंपटीशन होता है, जैसे कि हर एक बच्चों के साथ रहता है कि हमने इसमें अच्छा करना है, प्रीवियस हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसमें हमें अच्छा करना है, वो अपने लिए ही एक गोल सेट करके रखते हैं, ठीक है। या दूसरे बच्चों से भी कंपटीशन होता है कि इसके इतने मार्क्स आए हैं, नाउ आई विल केम इन द सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक, जो भी है, ठीक है। ये हो गया आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। यहाँ तक क्लियर है सबको कि असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है? यस और नो में आप मुझे आंसर्स दे सकते हैं। Anyone who has doubts? Okay, so moving on the next topic, we have tools of evaluation. अब हमने करना है tools of evaluation क्या होता है, right? तो हम कहते हैं कि हम assess कैसे करते हैं, हम orally करते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं, बट हम जब बात करते हैं हम evaluate कैसे करेंगे किसी भी चीज को ताकि हम उसको एक क्वांटिटेटिव टर्म प्रोवाइड कर सकें। तो ये टूल्स क्या होते हैं? एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन एनी फॉर्म इज नोन एज टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। मैंने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करा, चाहे मैं क्वेश्चन आंसर यूज कर रही हूँ, इंटरव्यू टूल यूज कर रही हूँ, ताकि मुझे एक एंड प्रोडक्ट मिल सके जिसमें मैं उनको क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकूँ। Tools commonly used are in the tools of evaluation are observation। अब हम क्या क्या tools use कर सकते हैं under evaluation में? Observation use कर सकते हैं, interview use कर सकते हैं, questionnaire, rating scale, checklist and cumulative record. These tools are helpful in measuring learning in quantitative terms that we have discussed previously in the first or second slide. Okay. Now the next topic is observation tool. So very first topic of the tools of evaluation is observation tool. अब हम क्या कहते हैं? The word observation means what? Any answers, any guesses? कोई मुझे बता सकता है कि observation से हम क्या समझते हैं? The word observation मतलब क्या होता है? Anybody wants to answer this question कि observation से हम क्या समझते हैं? Simple word है हमारा एक observation. Okay, so observation means watching others, retaining the information, then measuring learning that were observed. हम ये नहीं कह सकते कि observation एक mere looking है, okay? Just it is not just a mere looking. हम किसी को देख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे observe कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे अपने क्लासरूम में? हम वॉच करेंगे, केयरफुली वॉच करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, उसके इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद मेजर करेंगे कि उसकी लर्निंग क्या हुई है और हमने क्या ऑब्जर्व करी है। अब हम ऑब्जर्वेशन से लर्निंग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या हम लर्निंग कैसे मेजर कर सकते हैं? बहुत बार क्वेश्चन उठेगा कि हम ऑब्जर्वेशन, मेयर ऑब्जर्वेशन से हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं किसी भी लर्निंग को। सो द ऑब्जर्वेशन इज used in assessing the non behavioral terms of the students, ठीक है, कि नॉन वर्बल हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स का पार्ट, नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स में क्या आता है? नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स में आता है बच्चे का बिहेवियर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज ऑब्जर्वेशन एज अ टूल टू असेस देयर बिहेवियर इन द क्लास, ठीक है। हम बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये बच्चा बहुत शैतान है, ठीक है, और ये बच्चा बहुत सिंसियर है, he is disciplined, he or she is disciplined. So observation tool is used there in the class to observe the behavior of students, right? This the second point here. Observation is important to understand a child and to assess and enhance learning
डेवलपमेंट। अब हम उस क्या करेंगे कि बच्चे को समझने के लिए टूल यूज होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसको असेस करने के लिए, उसकी लर्निंग को इन्हांस करने के लिए ये टूल यूज होता है। ऑब्जर्वेशन बहुत सारे फॉर्म्स में यूज हो सकता है। इट कैन बी फॉर्मल और इट कैन बी इनफॉर्मल। फॉर्मल इन विच वे इट इज फॉर्मल कि हम अपने क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन टूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फॉर्मल है। अब बाकी है अगर हम किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, तो वो इनफॉर्मल है कि हम एक इनफॉर्मल सेटअप में किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन का हम कोई भी ऐसे यूज नहीं कर सकता ऑब्जर्वेशन। हम एक टूल इसको क्यों कह रहे हैं कि हम सबसे पहले इसके पॉइंटर्स बनाएंगे। पॉइंटर्स इन द वे कि हम किस किस एस्पेक्ट्स को जज करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को ऑब्जर्व करना है क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट, तो मैं क्या क्या एस्पेक्ट बनाऊंगी। नंबर वन मैं एस्पेक्ट देखूंगी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लासरूम, कि फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस क्लासरूम के, कि ब्लैक बोर्ड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं है इस क्लासरूम में। सेकेंड में देखूंगी टीचर एंड लर्नर्स इंटरेक्शन, कि टीचर और लर्नर के बीच में कितना अच्छा इंटरेक्शन है, राइट। उसके बाद मैं देखूंगी पीयर ग्रुप कैसा है। बच्चों के पीयर ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं एक ग्रुप में, कोई दो ग्रुप होता है तो उसका हम कहते हैं पीयर ग्रुप, ठीक है। मैं पीयर ग्रुप देखूंगी कैसा है। तो मैंने 3 पॉइंटर्स बना लिए ऑब्जर्वेशन टूल के अंदर, ठीक है। इसको मैं कहूंगी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, जो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए जिसको मुझे ऑब्जर्व करना है क्लासरूम में। या आप अपने प्रैक्टिकल्स में भी जाएंगे तो आपका एक ऑब्जर्वेशन टूल आपको यूज करने के लिए मिलता है, तो आप सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाओगे कि मुझे क्या क्या एस्पेक्ट्स जज करने हैं क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर। ये तो मैंने आपको क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट का एग्जांपल दिया था कि मैं क्लासरूम के अंदर जज क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट्स जज कर सकती हूँ, वहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट्स जज कर सकती हूँ, पीयर ग्रुप जज कर सकती हूँ, टीचर लर्नर का इंटरेक्शन जज कर सकती हूँ, राइट। तो हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टूल का शेड्यूल बनाना पड़ता है ऑब्जर्वेशन करने से पहले। इसका थर्ड है कि ऑब्जर्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायसनेस। सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन में हमारी बायसनेस दिक्कत करती है, कि लाइक स्टीरियोटाइप्स। अब हमें लगता है कि हम बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, हम मानते नहीं है कि ठीक है ऐसे करने से ऐसा होता है, ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है। तो हमें कभी भी स्टीरियोटाइप्स को अपनी क्लासरूम में आना नहीं देना चाहिए, कि हमें अपनी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेमैन टर्म्स में कहूँ, मान लीजिए हम किसी को जज कर रहे हैं बाय द वे, और बाय द वे ही और शी लुक्स, कि वो कैसा दिखता है बच्चा, ठीक है ये ऐसा दिखता है, इसकी लर्निंग तो इतनी ही होगी, ठीक है। ये कभी नहीं होना चाहिए हमारी क्लासरूम में। इसे कहते हैं बायसनेस, कि किसी के गुड लुकिंग होने से या किसी के एवरेज लुकिंग होने से हम उसको जज कर रहे हैं उसके कैरेक्टर पे या उसके लर्निंग या उसके बिहेवियर पे, राइट। नेक्स्ट आपका टूल आता है इंटरव्यू टूल। अब हम इंटरव्यू कैसे लेते हैं, इंटरव्यू टूल होता क्या है और इसको कैसे लेते हैं। तो इंटरव्यू टूल में हम, आपको पता है कि इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, ठीक है। हमने काफी बार मीडिया चैनल्स में भी देखा है कि क्वेश्चंस होते हैं और जो फेस टू फेस इंडिविजुअल्स होते हैं वो उसको आंसर करते हैं। बट हम इसको क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं? इट इज यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन इन अ फेस टू फेस सेशन रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस, ओपिनियन, बिलीव्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, इंटरव्यू टूल हम किस लिए यूज करते हैं? किसी भी बच्चे की एक्सपीरियंस को जज करने के लिए, उसके ओपिनियन को जज करने के लिए, उसके बिलीव्स को, उसके फीलिंग्स को। अब इंटरव्यू टूल हम बहुत बार यूज करते हैं अपने क्लासरूम में एज अ ओरल एग्जाम, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे से कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑब्जर्वेशन, हम ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं, तो ये भी हमारा इंटरव्यू टूल के अंदर ही होता है। अब इंटरव्यू टूल दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जो हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें क्या होता है, वो जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन पूछने हैं तो मैंने ये पहले से ही अपने पास रिटन डाउन कर रखे होंगे कि मुझे 10 क्वेश्चंस पूछने हैं, तो मैं उसको पहले से ही प्री प्लान करके रखूंगी कि ये मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं क्लासेस में, ठीक है। तो मैं पहले से ही लिख के रखूंगी अपने पास। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, मैं पहले से प्लान नहीं करके रखूंगी कोई भी क्वेश्चंस, और मैं एट अ टाइम वहां पे ऑल ऑफ अ सडन बच्चों से पूछ लूंगी कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म दिस, व्हाई दिस हैपेंस, राइट। तो मैं ऐसे करूंगी। तो दो टाइप के हमने इंटरव्यू टूल कर लिए, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्वेश्चनियर।
अब हम इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर को बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता दूं इंटरव्यू फेस टू फेस होता है और हम इससे ओरली लेते हैं, और whereas the questionnaire we do this process in a written form, ठीक है। हम कभी भी क्वेश्चनेयर को हम पूछ नहीं सकते, नहीं तो वो इंटरव्यू हो जाएगा। हम जो इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्सेज है वो हम हमेशा रिटन फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी एक पेज में और उसके बाद मैं उस पेज को बच्चे को दूंगी, वो अपने आंसर अपने रिस्पॉन्सेज उसमें फिल करके मुझे वापस देगा, ठीक है। तो ये हमेशा रिटन फॉर्म में होता है, वेयर एज इंटरव्यू इज टेकन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ओरल, ठीक है। इट इज फ्लेक्सिबल टूल फॉर गैदरिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब इसको फ्लेक्सिबल क्यों कहा गया है, इंटरव्यू को फ्लेक्सिबल क्यों नहीं कहा गया? तो हम बहुत बार देखते हैं इंटरव्यू टूल में क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा नर्वस हो जाता है तो वो हमें आंसर ढंग से नहीं कर पाता है। वेयरएज क्वेश्चनेयर में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस दे देते हैं बच्चे को और वो अपने रिस्पॉन्सेज बहुत फ्रीली लिख सकता है, ठीक है। तो वो हमें नर्वस भी नहीं होगा उस टाइम, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू इंटरव्यू। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, इट इज पॉसिबल टू कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ ब्रॉड प्रॉब्लम और सेवरल प्रॉब्लम देमसेल्व्स थ्रू द क्वेश्चन। अब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम इंटरव्यू के थ्रू नहीं ले सकते, चाहे हमें किसी का फीडबैक भी लेना हो तो हम काफी बार नहीं ले सकते हैं इंटरव्यू टूल के जरिए, ठीक है। तो उसके लिए वहां पे ये क्वेश्चनियर काम करेगा, और इंटरव्यू टूल के एक डिलिमिटेशन हो जाती है, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल एंड इट इज नॉट यूज फॉर टेकिंग फीडबैक इन फ्रंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। तो क्वेश्चनर क्या है, इट इज वेरी इजी टू एडमिनिस्टर। क्यों है एडमिनिस्टर करना है इसको इजी, क्योंकि ये हमारे पास रिटन फॉर्म में अवेलेबल होगा, और इंटरव्यू तो हम ले लेंगे तो वो कहाँ से रिटन फॉर्म में होगा, बाद में हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसको वैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। तो हमें आंसर्स उसके रिस्पॉन्सेज सोचने पड़ेंगे, अच्छा इसने ये बोला था, तो हमें सोच के उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। But in educate coverage, misinterpretation of questions and individual understanding of response are the major limitation of this. अब इसकी लिमिटेशन क्या हो जाती है कि यहाँ पे एजुकेट कवरेज नहीं हो पाता है, कभी कभी हम क्वेश्चंस कुछ ऐसे पुट अप करते हैं और जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको मिस गाइड कर देते हैं, मतलब मैंने लिखा कुछ और है, वो अंडरस्टैंड कुछ और हो जाते हैं, ठीक है, वो मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं उस क्वेश्चन से। नेक्स्ट हमारा आता है रेटिंग स्केल। क्वेश्चनेयर हो गया हमारा, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अच्छा, ऑब्जर्वेशन को हम हमेशा कहते हैं कि ये बायसनेस होता है, तो ऑब्जर्वेशन हम हमेशा कभी अकेले यूज नहीं करते। जब हम ऑब्जर्वेशन टूल यूज करेंगे हम उसके साथ हमेशा इंटरव्यू टूल भी यूज करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमेशा बायसनेस के फॉर्म में आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे बायसनेस आ जाते हैं, तो इसलिए हमें जरूरी होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑल्सो, ओके। जो हमारे लर्नर्स है उनसे भी हमें रिस्पॉन्स लेना होता है, तो हम उसमें इंटरव्यू टूल हमेशा यूज करेंगे ऑब्जर्वेशन के साथ। अब हमारा आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आपने बहुत बार कहा, बहुत सारी जगह देखा होगा, बट आपको रिमेम्बर नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज डाली है। आपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा, या पिज्जा डिलीवरी होती है तब भी देखा होगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग अवर पिज्जा और रिगार्डिंग शॉपिंग इन अवर मॉल। तो ऐसे कुछ स्माइली फेसेस होते हैं, ठीक है, कि रेट करने के लिए अनसेटिस्फाइड, satisfied, एवरेज, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेटिंग स्केल, कि हम उसको रेट करते हैं किसी नंबर्स के थ्रू या किसी इमोजीज के थ्रू, ठीक है, कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। इट इज वेरी डिससेटिस्फाइड, satisfied, average, या very satisfied, okay. So this tool is a checklist but more a sophisticated modification in the checklist. अब ये checklist की तरह ही है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसको चेक करते जाते हैं कि अच्छा ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, नेक्स्ट वन इज आल्सो डन। बट इट इज बहुत मॉडिफाइड है कि हम इसमें टूल्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सेज को और अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं कि कैसा लगा उन्हें, सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हुए, ठीक है। ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर डिग्री सच एज गुड, एवरेज एंड पुअर व्हेन इट इज अ 3 पॉइंट स्केल। अगर हम रेटिंग स्केल को 3 पॉइंट स्केल में बना रहे हैं तो हमारे रिस्पॉन्सेज किस तरीके में होंगे, हमें रिस्पॉन्सेज हमेशा रखना पड़ेगा। अगर हम जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं नीचे हमें ऐसे रिस्पॉन्सेज गिवन होने चाहिए, ठीक है, रेटिंग स्केल में।
अगर हम 3 पॉइंट स्केल बनाते हैं तो हमारा आंसर्स में क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द पुअर, एवरेज एंड गुड। ठीक है, 3 पॉइंट स्केल में हमारे रिस्पॉन्सेस किस फॉर्म में आएंगे, पुअर, एवरेज एंड गुड। अगर हम 10 पॉइंट स्केल बनाते हैं तो 10 पॉइंट स्केल में तो हम ये नहीं लिख सकते कि गुड, एवरेज, पुअर, एक्सीलेंट, पूरा ही नहीं हो पाएगा 10 पॉइंट स्केल में। ठीक है, तो 10 पॉइंट स्केल में कैसा होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका मैंने एक इमेज और दे रखी है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 बीइंग वेरी पुअर एंड 10 बीइंग वेरी गुड। जब हम 10 पॉइंट स्केल बनाते हैं तो फर्स्ट हमारा होता है वेरी पुअर और 10 होता है वेरी गुड। आपको अब इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे हम मैंने एक 1 to 10 का रेटिंग स्केल बनाया है। ठीक है, अब इस रेटिंग स्केल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट नेविगेशन। वेबसाइट नेविगेशन कैसी थी, अगर मान लीजिए मुझे जूम के लिए फीडबैक देना है कि जूम कैसा था, ठीक है, तो ये नेविगेट करने में कैसा था, आप किस पॉइंटर में टिक करोगे, वेरी पुअर में करोगे, 2 में करोगे, 3 में करोगे, 4 में करोगे, या 10 वेरी गुड में करोगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सपीरियंस होता है। वैसे ही इसको हम अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया आज वो कैसा था, राइट। तो इसलिए हम रेटिंग स्केल यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट। अब हम चेकलिस्ट क्या होता है, हमने अभी करा कि रेटिंग स्केल एक मॉडिफाइड टूल है चेकलिस्ट के लिए। तो हमारा ये चेकलिस्ट क्या होता है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, जैसे कि हम ग्रोसरी शॉपिंग भी करने जाते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं, ये हो गया तो उसके आगे हम टिक का मार्क करते जाते हैं कि ओके ये हो गया, ये हो गया। बट इसको हम अपने क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं चेकलिस्ट को, ठीक है, ये तो बहुत इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं हम अपने साथ। बट हम अगर हम अपने क्लासरूम में चेक करें कि कैसे होगा ये चेकलिस्ट, हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो हम लर्नर की प्रोग्रेस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हमारी प्रीवियस स्लाइड में था कि ईज ऑफ बीइंग यूज्ड। हम किसी भी एक टॉपिक को दे दिया, ठीक है, तो उसको कितना इजीली अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट पॉइंटर ये हो जाएगा। उसने टिक कर दिया तो ठीक है, उसको इजीली अंडरस्टैंड हो गया। उसने क्रॉस कर दिया तो मतलब क्या हुआ कि उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं हुआ वो टॉपिक। ठीक है, सेकंड पॉइंटर हम ये देख सकते हैं कि टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, तो उसने टिक कर दिया कि उसको लगा कि टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसने टिक कर दिया कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, राइट। उसके बाद हमने कर दिया ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था। किसी कोई भी टीचर आई तो हम कहते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टीचर्स के साथ। तो उसने 1 करा तो वेरी पुअर था, 10 करा तो वेरी गुड था, 5 करा तो यानी एवरेज था। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेटिंग स्केल को यूज कर सकते हैं, सॉरी चेकलिस्ट को यूज कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। ठीक है, लास्ट हमारा आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। अब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हमारा क्या होता है, वर्ड सुनने में बड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बहुत मुश्किल होगा ये तो बनाना, बट क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज अ टाइप ऑफ रिपोर्ट कार्ड। हम इसको रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं, बट हम प्रोफेशनल वे में हम इसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड करेंगे कि आपको यू हैव टू प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है, सारी चीजें हमने फ्रॉम टर्म फर्स्ट टू टर्म एंड टर्म हमने सारी प्रोग्रेस को कलेक्ट करा, उसको इकट्ठा करके हमने उसको रखा है। इट इज रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द पीपल। ये कंप्लीट हिस्ट्री बताता है किसी भी लर्नर की, किसी भी इंडिविजुअल की, कि उसका बिहेवियर कैसा था क्लास में, ठीक है, उसकी लर्निंग कैसी थी क्लास में, उसने किस तरीके से उसको पढ़ा है या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लिया है। ये सारा आपका रिपोर्ट कार्ड में हमेशा आप देखते होगी कि बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में लिखा रहता है ही और शी इज वेरी डिसिप्लिन, ही और शी इज वेरी गुड इन मैथ्स, राइट। तो ये सब लिख रखा होता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का, जो सीसीई पैटर्न आया था। तो उसमें आपने देखा होगा कि 10th की रिपोर्ट कार्ड कैसे बनी थी, उसमें सारे एस्पेक्ट्स दे रखे थे किसी भी लर्नर की हिस्ट्री के, ठीक है, कि वो इस किसी एक्टिविटी में कितना अच्छा था, डिसिप्लिन में कितना अच्छा था, स्पोर्ट्स पार्ट में उसने कितने अच्छे से पार्टिसिपेशन किया, राइट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। जब आपको टीचर्स बोलते हैं, हेड मिस्ट्रेस बोलती है कि आप एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यूज करो, तो आप कैसे यूज करोगे, उसके बिहेवियर को भी जज करोगे, उसकी लर्निंग प्रोग्रेस को भी जज करोगे, उसकी एक्टिविटीज जो उसका पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में, गेम्स में, और किसी भी अलग एक्टिविटी में, तो आप वो सारी चीजों को क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में लिखोगे। ठीक है, इट इज रिकॉर्डेड क्यूमुलेटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। ये हमेशा पीरियड टू पीरियड बनता है, लाइक फर्स्ट टर्म में भी हम बनाते हैं और एंड टर्म में भी हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसको हम रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं,
It gives information about physical, intellectual, social, scholastic, personality, etc. अब ये इंफॉर्मेशन किस किस के रिगार्डिंग देता है? फिजिकल, कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेटिव है या नहीं है, सोशल उसका कैसा है नेचर, कि और बच्चों के साथ एडजस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता क्लासरूम में, स्कॉलस्टिक मतलब सब्जेक्ट वाइज इसका रिपोर्ट या इसका प्रोग्रेस कैसा है, पर्सनालिटी बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, बहुत डिसिप्लिन है या नहीं है, राइट। अब इसका एग्जांपल हमारी नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड दिखता कैसा है, ठीक है। हम इसमें क्या होगा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में नेम होगा सबसे पहले, एज होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब होगा, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। उसमें काइंड है, अब आप इस फोटोग्राफ के नीचे देखोगे कि इस ईयर में वो बच्चा कैसे था, कौन से स्कूल में था, कैसा था, ठीक है। और हर एक रिपोर्ट के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे एक जगह बनाई हुई है कि इस एक्टिविटी में कैसा था, गेम्स में कैसा था, ठीक है, अलग सी एक्टिविटी में कैसा था, ड्राइंग में कैसा था, तो सारी चीजों को हम इस यहाँ पे रिकॉर्ड देंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट योर टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, कि हम टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन कैसे यूज करते हैं अपनी क्लासरूम में। आपको जब हम प्रैक्टिकल आप करेंगे, आप इंटर्नशिप में जाएंगे, जब कभी भी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, तो आपको ये सारे टूल्स कभी ना कभी आपको क्लासरूम में यूज करने पड़ेंगे। चाहे आप एक टॉपिक भी पढ़ाते हो, कोई सा भी आपने टॉपिक ले लिया, तो आपको बच्चों को ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, बच्चों से इंटरव्यू भी लेना पड़ेगा, क्वेश्चनियर भी देना पड़ेगा आपको कभी कभी, ठीक है, रेटिंग स्केल भी बनाओगे, चेकलिस्ट भी बनाओगे। तो मैंने सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन में बताया है कि आप कैसे बनाओगे ऑब्जर्वेशन, आप उसका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाओगे, राइट। आप चेकलिस्ट कैसे बनाओगे, आप काफी सारे उसको टॉपिक्स दे दोगे, ये समझ में आया कि नहीं आया, वो आपको मार्क करके देगा हर एक पॉइंटर्स के आगे। इंटरव्यू में आप ओरली उससे पूछोगे, क्वेश्चनियर में आप रिटर्न उससे पूछोगे, राइट। तो ऐसे आपकी ये सारे टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काफी यूज हो जाते हैं। बट हमेशा आपको ध्यान रखना है, किसी भी टूल के अंदर आपकी बायसनेस नहीं आनी चाहिए, कि कहीं पे भी स्टीरियोटाइप्स आपका नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन एनी ऑफ द इंटरव्यू टूल और ऑब्जर्वेशन टूल। कहीं पे भी आपकी बायसनेस आती है तो मतलब ये टूल रिलायबल नहीं है और ना ही ये वैलिड है। रिलायबल क्या होता है कि उसमें हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं रिलायबल में, ठीक है। आप जितनी बार भी आप इस टूल्स को यूज करोगे क्लास में, आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और वैलिड क्या होता है, जिस चीज के लिए आपने ये टूल बनाया है वही चीज आप एसेस करते हो क्लासरूम में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आप मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें।